दोस्तों लद्दाख आज भी प्रोटेस्ट में है। लोगों के सड़क में उतरने के 1 महीने हो चुके हैं। ये तो खुश नसीबी की बात थी कि वहाँ के लोग अपनी आइडेंटिटी, अपना कल्चर और अपना घर बचाने के लिए आज से सरकार से 4 साल पहले डिमांड करी थी 6th शेड्यूल के लिए, जिसे 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में बड़ी क्लियरली लिखा था। लेकिन आज 2024 तक में ये पूरा नहीं हुआ है और यही चीज़ को लेकर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। सोनम वांगचुक ने अपने लास्ट वीडियो में लद्दाख की आखिरी मन की बात में इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाया और कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जो लद्दाख के लिए डेंजर है। लोगों को भरोसा दिलाया। आपके सरकार के मंत्रियों ने, नेताओं ने यहाँ आकर दिल्ली से बार बार हमें आश्वासन दिया कि लद्दाख को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। इलेक्शंस में, चुनाव में इस तरह के मैनिफेस्टो घोषणा पत्र के जरिए भी दिया। संसदीय चुनाव में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर रखा है डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्राइबल एरिया डिक्लेरेशन। वो इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि देर है पर अंधेर नहीं है। ये चीज़ होना इतना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो लद्दाख के लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं और रहेंगे कि आपकी सरकार ने आज से 4 साल पहले लद्दाख की सालों, दशकों पुरानी मांग पूरी की। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी जियोग्राफी, इसका पॉलिटिक्स, इसका इंटरनेशनल रिलेशन किस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री कंटेन करता है। आइए एक एक करके इस वीडियो में हम लोग एक छोटे से छोटे सेक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर क्यों हम और आप जैसे लोगों को भी बहुत फ़र्क पड़ता है इस लद्दाख के होने से। वीडियो शुरू करते हैं। ज्योग्राफिकली अगर लद्दाख को देखोगे तो ये हिमालय का एक छोटा सा रेंज है और ये हिमालय हमारे ईस्ट से लेके वेस्ट तक 25,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई 150 से लेके 400 किलोमीटर तक के आसपास तक रहती है और इसके हर एक सेक्शन को इसके रेंज में बांट दिया गया है। बेसिकली ये हिमालयस इंडिया के एक बहुत बड़ा बैरियर के जैसा काम करता है जिससे हमारा क्लाइमेट कंट्रोल होता है। ये जो हिमालयाज़ हैं आज भी कहा जाता है कि इनकी हाइट बढ़ती जा रही है। इंडिया से लेके अटलांटिक ओशियन तक की जो लेंथ है वो इंक्रीज होते हुए दिख रही है। जनरली ये टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन से बनती है, तो अभी कहा जाता है कि हिमालय अभी भी बच्चा है, इनकी हाइट अभी और बढ़ रही है। ये माउंटेन फ्यूचर्स में और बड़े होते हुए दिखेंगे। इस रेंज में हिमालयाज़ को बांट दिया गया है। कश्मीर से लेके कराकोरम रेंज, लद्दाख, जस्कार और पीर पंजाल। बेसिकली इसकी हाइट के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है और ये दूसरा नंबर में लद्दाख रेंज, हम इसकी बात करेंगे। ज्योग्राफिकली अगर लद्दाख को देखोगे तो ये एक बॉर्डर है इंडियन और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन का। बेसिकली ये जस्कार और कराकोरम के बीच की एक पैरेलल लाइन भी क्रिएट करती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जोन में भी आता है। डेटा के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि सिर्फ 55 मिलियन साल ही हो रहे हैं और अभी तो इसकी भी हाइट आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। लद्दाख को हम लोग लैंड ऑफ पजेस भी बोलते हैं। एक्चुअली में वर्ल्ड के हाईएस्ट लिविंग एरियाज़ के लिस्ट में आता है। ये पूरा एरिया 95,876 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। ये एक यूनियन टेरिटरीज़ है और इसके अंदर में इस टाइम पे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, कारगिल और लेह। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इसकी टोटल पॉपुलेशन 2.76 लाख हुई करती थी और यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, लद्दाखी, पुर्ली और बल्टी यहाँ के अपने लैंग्वेजेस हैं जो बोले जाते हैं। ये कारगिल लेह के वेस्ट से भी कनेक्टेड है और यहाँ का एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसी से कनेक्ट होती है। ये लेह का 45,100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वेस्ट में कश्मीर से और नॉर्थ और ईस्ट में चाइना के बॉर्डर से जाके मिलता है। हम अपनी बात सीधा 2019 से शुरू करते हैं जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को अलग सेपरेट करा लद्दाख से। लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरीज बन गया, तो यहाँ के लोगों ने अपनी बात रखने के लिए 2 अलग अलग बॉडीज़ बनाए। बेसिकली कारगिल और लेह 2 डिफरेंट स्टेट बन गया। कारगिल के लिए बना कारगिल अलायंसेस KDA और लद्दाख के लिए बना लेह एपेक्स बॉडी LDA। वैसे तो ये लद्दाख 2 लोगों के धर्म का घर था, प्रीडोमिनेटेड बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स। ज़्यादा समय बीता भी नहीं था, यहाँ के बॉर्डर्स में इसके अपने रिलीजन टेंशंस देखने को मिलने लगे। वहाँ के लद्दाख के लोग प्रीडोमिनेटेड बुद्धिस्ट इस बात से डर रहे थे कि वहाँ के उसके लैंड, उनकी जॉब, उसकी कम्युनिटी, उसका एनवायरनमेंट खतरे में है, जिसलिए उन्होंने कई सालों पहले 2019 में ही गवर्नमेंट से डिमांड करी थी 6th शेड्यूल का। इस 6th शेड्यूल होने से वो अपने लैंड, अपनी आइडेंटिटी
और अपना कल्चर्स बचा पाएंगे, जिससे उसकी एग्जिस्टेंस बनी रहेगी। और 2019 में बीजेपी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में डिक्लेयर करा था कि इसे 6 शेड्यूल तक दे दिया जाएगा। आज 2024 है, जिसमें सरकार आज भी शांति बनाए रखी है, जिसके कारण आज ये प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। 97% के आसपास यहाँ पे प्री डोमिनेटेड बुद्धिस्ट लोग हैं। और लद्दाख की खुश नसीबी की बात है कि यहाँ के लोग इतने एजुकेटेड हैं, जो ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअली में लद्दाख के लिए क्या ज़रूरी है। यहाँ के लैंड, यहाँ की कल्चर और यहाँ की ब्यूटी के बारे में सोनम वांगचुक ने अपने लास्ट वीडियो में कहा था। लद्दाख की मन की बात ज़रा एक बार सुनो। यकीन ये है कि जब आपने ये आश्वासन दिए तो आप इसे देर सवेर पूरा ज़रूर करेंगे, मगर दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन घोषणाओं के बाद एक सन्नाटा सा छा गया कुछ महीनों के लिए, फिर 1 साल के लिए, फिर नकारात्मक संकेत मिलने लगे कि ये नहीं मिलने वाला है। सोनम वांगचुक का इस वीडियो में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि इनने पिछले लंबे समय से ही हमारे देश और लद्दाख के बारे में कई सारे इंपॉर्टेंट बातें करी हैं, ठीक है, जिससे लद्दाख और वहाँ के लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही है। तो मैं एक एक करके इनके इंपॉर्टेंट सेक्शन भी इंक्लूड करूँगा, जिससे आपको ये स्टोरी बहुत बेहतरीन समझ के आएगी। इस वीडियोज़ का हम लोग दूसरे पार्ट में इंटर कर रहे हैं, इसकी जियोग्राफी और इनका पॉलिटिकल बॉर्डर। अगर आप लद्दाख को देखोगे तो इसका ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ तीनों इंटरनेशनल सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए रखा जाता है। पीओके एरिया, साइचिन ग्लेशियर और लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल, ये इंडिया का पुराना बैटल फील्ड है। यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे तो सर्वाइवल से पहले सस्टेन करना इतनी लो टेम्परेचर पे एक आर्मी के लिए कितनी मुश्किल टास्क होता है। लद्दाख खुद हमें फ्रीडम देता है मिडिल ईस्ट, एशियन, चाइना, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान में सीधा डायरेक्ट बाय रोड कनेक्शन करने के लिए। और ये सब देश अपने रिच ऑयल और गैस के लिए जाना जाता है, जिससे हमारे देश को डायरेक्ट सप्लाई मिलती है। और इसके बाद ये जो बॉर्डर्स हैं, इस पर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस मेंटेन करना होता है, क्योंकि जो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, चाइना अपनी बात से बाज नहीं माना। लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में आज भी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हम आगे वीडियोस में बात करेंगे। इस पॉइंट पे यहाँ के लोगों की वैल्यू बताता हूँ। 1990s में जब कारगिल वॉर हुआ था, यहाँ के लोगों ने यहाँ के मिलिट्री को मेडिकल और फूड सप्लाई करवाए थे। 2020 में जब चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ग्वालियर रिवर में, जो चाइना क्लेम करता है कि उनका है, वहाँ पे हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसका तो डेटा ही बहुत डेंजर होता जा रहा है। बेसिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना अपने पिछले 3 साल में अपनी एयर बेस, एयर फाइटर जेट, अपने मिलिट्री प्रेजेंस सीधा 3 टाइम्स कर दी है। 1976 में बॉर्डर वॉर के बाद यहाँ पे एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए पीस एंड ट्रीटी साइन करी गई थी बेटर सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। लेकिन ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? इवन चाइना इंडिया से 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा है मिलिट्री पावर में, जिसका असर हमें यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। 2017 के डेटा के अकॉर्डिंग चाइना की मिलिट्री 2 to 3 टाइम्स बढ़ चुकी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। लास्ट टाइम चाइना ने अपना मैप रिलीज करा तो इनने अरुणाचल प्रदेश को अपने अंडर ले लिया। अपना ओशियन जो है, जो चाइना क्लेम करता है कि वो उसका 9 डेज उसके अंदर में आता, वो 10 डेसेस में कन्वर्ट हो गए। ऑब्वियस सी बात है कि इस चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से चलते आ रहा है। इस पॉइंट पे मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि सोनम वांगचुक ने भी ये बात बहुत अच्छे से करी थी कि कैसे हम चाइना को कमज़ोर कर सकते हैं। चाइना के प्रोडक्ट्स बैन करे जा रहे थे, इसके बारे में सोनम वांगचुक ने भी बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को यूज ना करके हम चाइना की इकॉनमी कमज़ोर कर सकते हैं। और इनडायरेक्टली चाइना का मिलिट्री प्रेजेंस इस पर कम होगा तो इंडिया अपनी अच्छी सिक्योरिटी यहाँ पे मेंटेन कर पाएगा। ओवरऑल इंडिया को ही फायदा होगा इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। जैसे नागरिक दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर और अनेक शहरों से क्या कर सकते हैं इसमें? कहता हूँ कि इस बार भारत की बुलेट पावर से भी ज़्यादा वॉलेट पावर काम आएगी। जो नागरिक पैसा खर्चते हैं चीन के सामान को खरीदने में, हमारे देश के 130 करोड़ लोग और 3 करोड़ जो भारतीय बाहर के देशों में हैं, सब मिलकर भारत में और बल्कि दुनिया भर में एक बॉयकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट या अभियान शुरू करते हैं, तो आज दुनिया भर में चीन के प्रति रोष है। हो सकता है कि सारी दुनिया साथ आए और इतने बड़े स्तर पर चीनी व्यापार का बॉयकॉट हो। अब हम अपने वीडियोस के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट भाग में एंटर कर रहे हैं। 1992 की कारगिल वॉर मैंने आपको बताया, तो क्या लगता है सिर्फ बम और बारूद चलाने से क्या सिर्फ हमारा देश बच रहा है? इससे लॉसेस नहीं होते?
लॉसेस कहीं और देखने को मिले। इस वीडियो का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट भाग में हम इंटर कर रहे हैं यहाँ के एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट। आप बिलीव नहीं करोगे, लद्दाख का 0.5% ही ऐसा भाग है जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है और सिर्फ 0.2% लोग हैं जो यहाँ के लैंड में अपना फार्मिंग चला पाते हैं और इस पे भी वहाँ पे चला पाते हैं जहाँ पे रिवर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि इंडस वैली जहाँ अवेलेबल है वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ फार्मिंग करी जाती है। लद्दाख का 10,000 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए कैपेबल है, बट ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है क्योंकि 3 से 4 मंथ का ही ऐसा समय होता है जिसमें फार्मिंग करना पॉसिबल हो। उसके बाद हार्श एनवायरनमेंट के कारण यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ लद्दाख विंटर सीजन में जो सबसे बेहतरीन फूड देती है, एप्पल पूरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट करी जाती है। उसके बाद सी बकथ्रून एक ऐसा फ्रूट भी आया है जो पिछले कई सालों से एनवायरनमेंट के चेंज होने के कारण हो रहा है। ये इसके रिसर्च से ये भी पता चला है कि ये मेडिकल के लिए भी यूज होता है। बेसिकली B2 विटामिन A, C और ओमेगा ऑयल मेंटेन करने के लिए हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनवायरनमेंट चेंज होने से ये यहाँ पे सस्टेन तो कर पा रहा है लेकिन इसका नुकसान भी देखने को मिलता है। इकोनॉमिकली ये मेडिकल सप्लाई के लिए यूज होता है तो लोग अपने फ़ायदे के लिए भी यूज कर लेते हैं और इसे सेल भी कर देते हैं। फूड वाले सेक्शन की बात से हटे तो फार्मिंग में 101 टाइप के वैरायटीज़ हुआ करती थी जो लद्दाख में पाया जाता था 1996 के टाइम पे। अब ये सारे ख़त्म हो गए। जो अभी ब्रोकोली जिसे हम लोग फूलगोभी बोलते हैं वो देखने को मिलता है, या फिर शहरों में जो सब्जियां उगाई जाती है इसमें अगर आप इसे कंज्यूम करके 5 से 6 घंटा बिना कुछ खाए सस्टेन कर पाओ तो इसका एक्चुअल पोटेंशियल का पता चल पाता है। एनवायरनमेंट बदलने के कारण दोस्तों यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारा वेजिटेबल है उसके पास इतना पोटेंशियल ही नहीं बचा है कि वो हमें इतनी एनर्जी दे सके जिससे हम लंबे समय तक काम कर पाएँ। सिर्फ नेचुरल फूड और रिसोर्सेज पे डिपेंड होगा और इसका असर लद्दाख में देखने को मिल रहा है। लेकिन फैक्ट की बात तो इस चीज़ की है कि कई सारे महीनों तक लद्दाख को बाहर से सब्जियां इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। इन्वायरमेंट इतना हार्श और अनस्टेबल हो गया है कि यहाँ के लोगों का सर्वाइवल करना बीच में इम्पॉसिबल हो जाता है। रोड्स, ट्रैफिक्स सारे जाम पड़ जाते हैं। यहाँ पे बाहर से फूड सप्लाई करना मतलब समझो जंग जीतने के बराबर हो गया है ना। लद्दाखी स्वेटर्स जो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, इस चीज़ की भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे जो ट्रांस हिमालयाज़ में गॉट्स पाए जाते हैं, भेड़ उसकी ऊन से स्वेटर बनाई जाती है, इसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में है और इसका भी पोटेंशियल लद्दाख आज अपने इन्वायरमेंट के कारण लॉस कर रहा है। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ICIMD ये बताती है कि 35% लद्दाख का ग्लेशियर अगले 2 डेकेड में ख़त्म हो जाएगा। लद्दाख में 8 से 10 दिन की गर्मी हर साल बढ़ने देखने को मिल रही है। 1 से 3 डिग्री का टेम्परेचर हर साल बढ़ रहा है। 30 mm से 140 mm तक की रेनफॉल बढ़ गई है 2009 से लेके 2019 तक में। ये वो जगह है जहाँ पे हेवी स्नोफॉल देखने को मिलता है। इवन डेटा में तो ये भी रिलीज़ कर दिया गया था कि लद्दाख वाटर शॉर्टेज फेस करेगा। आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि अगर वाटर शॉर्टेज देखने को मिलता है तो मैंने आपको बताया था कि लद्दाख में वहीं पे खेती होती है जहाँ पे रिवर्स अवेलेबल हैं। इंडस वैलीज़ के बगल में रिवर्स अवेलेबल है। फार्मर्स अब बेहतर पानी की जगह फर्टिलाइज़र यूज करना शुरू करेंगे। एग्रीकल्चर ख़राब होगा, यहाँ के पानी ख़राब होगी, यहाँ का लैंड ख़राब होगा और ये वहाँ पे रहने वाले लोगों के घर घर तक पहुँचेगा। खुद ही सोचकर देखो, आपके बेसिक नीड्स, आपके पानी, हवा, खाना, जिस चीज़ पे एक्चुअल हम लोग डिपेंड करते हैं, जब इसी चीज़ में डिफेक्ट और ख़राबी आ जाए तो आपके पास आखिर बचेगा क्या? आपके सोसाइटीज़ के बगल में जो सब्जियां उगाई जाती है, क्या इसके खाने से आप लिटरली आधे 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे तक बिना कुछ खाए सस्टेन कर पाते हो? मैंने आने वाले वीडियोस में बताया था कि आपके फ्रूट इतना सर्वाइवल भी नहीं बचा है एनवायरनमेंट के कारण कि आपको 8 से 9 घंटे सस्टेनेबल एनर्जी प्रोवाइड कर सके। कोई सप्लीमेंट, कोई फूड एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। फिर से एक बार सोच के देखो दोस्तों कि ये बात वहाँ पे अप्लाई हो जाती है जहाँ से ग्लेशियर मेल्ट होकर सीधा हमारे तक पहुँचती है। मैंने आपको हिमाचल प्रदेश वाले वीडियोस में भी बताया था कि टूरिज़्म सेक्शन कैसे डिफेक्ट करता है जाके ग्लेशियर्स और यहाँ के नेचुरल ब्यूटीज़ को, जिस पे लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। और नेपाल के माउंटेन्स में जहाँ पे ग्लेशियर मल्ट होते हैं, यहाँ पे ह्यूमन वेस्ट और प्लास्टिक्स जैसे इक्विपमेंट देखने को मिले। लोगों ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए पहाड़ चढ़े, खूब मज़े करे, लेकिन वहाँ पे वापस उसके मेंटेनेंस के ऊपर में कभी ध्यान नहीं दिया और जिसका नुकसान वहाँ के
आसपास के लोगों को झेलना पड़ा। टूरिज्म वाले सेक्शन वाले वीडियोस में मैंने नहीं बताया था, अगर आप देखना चाहो तो जाके देख सकते हो। अगर पॉइंट पे वापस आओ तो आपको पता चला हो अपने तीसरे पार्ट पे इंटर कर चुके हैं, टूरिज्म एंड टूरिस्ट। हम लोग जानते हैं कि लद्दाख इंडिया का सबसे खूबसूरत और वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक क्लेम्स के लिए है, एक भारत को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। इसका क्लाइमेट, गर्मी, ठंडा, बरसात, ये तीनों असर डालती है इस हिमालयाज़ के कारण, और ये हिमालय हमें चारों तरफ से फ़ायदा ही पहुंचाता है। लद्दाख जिस जगह पे प्लेस्ड है, इसका काफ़ी सारा एरिया एक ट्रांस हिमालय में भी है जो टोटली अनएक्सप्लोर्ड है, जो इंसानों को एक्साइटेड करती है वहाँ पे जाकर देखने के लिए और रिसर्च करने के लिए। इसी क्यूरियोसिटी के कारण वर्ल्ड वाइड लोग लद्दाख में घूमने के लिए आते हैं। लद्दाख का 70% पॉपुलेशन का इनकम हम लोग एज अ टूरिस्ट वहाँ पे पहुँचाते हैं। 2017 के डेटा के अकॉर्डिंग लद्दाख में लगभग 3,27,366 लोग आए थे, जिसमें तो 50,000 के आसपास के लोग सिर्फ विदेशों से थे, और यहाँ पे इनडायरेक्टली इसके इकोनॉमी को भी फ़ायदा हो रहा। लेकिन एक बार दूसरी नज़र से देखना, जहाँ पे लद्दाख को अच्छे से एक्सप्लोर करा गया, हम इसके यहाँ के स्नो लेपर्ड, यहाँ के गोट, यहाँ के एनवायरनमेंट, यहाँ के एस्ट्रो टूरिज़्म, मतलब कि तारे को एंटरटेनमेंट करने के लिए यूज करें, वहीं पे लद्दाख के एनवायरनमेंट पे एक्सट्रीम प्रेशर और स्ट्रेस क्रिएट किया गया। कोविड-19 के बाद से एज अ टूरिस्ट एस्ट्रो टूरिज़्म का भी एक्सप्लोर ज़्यादा देखने को मिला, मतलब तारे और चंद्रमा में देखने में लोग काफ़ी इंटरेस्टेड थे। एस्ट्रो टूरिज़्म एक नए टाइप का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया, जो लद्दाख के क्लियर वेदर से काफ़ी अच्छे से देखा जा सकता है। इस जगह पे भी लद्दाख में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाना पसंद करें, और इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ लद्दाख पूरी कर दी। यूएस के 2017 के डेटा के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर चीज़ को देखने के लिए 7 मिलियन से भी ज़्यादा लोग वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करे थे, और लद्दाख ये पॉसिबिलिटीज़ पूरा करता है। हम लोगों ने एज अ मेहमान वहाँ पे 60% इकॉनमी मेंटेन कर दी, और उसके बाद जो डेटा निकल कर आया वह शॉकिंग था। लद्दाख में बिना टूरिज़्म के टाइम पे 20 लीटर डेली पानी कंज्यूम होती है, और जब ये टूरिस्ट का महीना आता है, ये 3 से 4 मंथ ही रहता है, इसकी कंजम्पशन 70 लीटर तक चली जाती है। कहा जाता है दोस्तों कि अगर किसी जगह पे आप घूमने जा रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है। हम और आप जैसे लोग वहाँ पे घूमने गए, हर एक मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ को रीच करने की कोशिश करी, लेकिन जो इससे स्ट्रेस क्रिएट हुआ इसका ध्यान नहीं रखा गया। और इसके बाद आज लद्दाख में जो सोनम वांगचुक जिस चीज़ की बात करते हैं कि लद्दाख अपनी ब्यूटी, अपनी खूबसूरती और अपने मिनरल्स के लिए जाना जाता है, हमारे साथ साथ कंपनीज का भी पूरा हाथ है। ये वीडियो एक बार ज़रा नज़र डालना। अगर आप देखें पिछले 3-4 सालों का खनन करें कागज़ों को, तो बहुत बरमान मिलेंगे आपको करप्शन के। मैं खुद आपको कई ऐसे मिसालें और सबूतें दे सकता हूँ। तो ये हाल है लद्दाख का। लद्दाख की ये खुशनसीबी है कि वहाँ के रहने वाले लोग अपने घर के बारे में इतना तो समझते हैं कि उनका होना कितना इम्पोर्टेंट है, और उस जगह पे एज अ हम और आप जैसे लोग मेहमान बनकर उस घर में जाते हैं तो उस घर को बचाना कितना इम्पोर्टेंट है। चलो इस पॉइंट पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त 2019 में लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल फ्री स्टेट डिक्लेयर करने को कहा। लद्दाख के 325 डेज को ध्यान में रखते हुए सोलर एनर्जी प्लांट बिठाने की बात करी गई, जो अराउंड 60 मेगावाट तक की बिजली जनरेट करेगा, जिससे वहाँ के लोगों को आसानी से बिजली मिल जाएगा। इसके हाइट को कंसीडर करते हुए विंड एनर्जी प्लांट बिठाने की बात करी गई। एस्टिमेटेड था कि 50 मीटर हाइट का भी अगर डिफरेंस होता है तो इसमें जो ग्रोथ देखने को मिलेगा वो 1 लाख मेगावाट तक की बढ़ा सकते हैं। क्योंकि लद्दाख में काफ़ी सारे अलग अलग वैलीज़ हैं और काफ़ी हाइट का डिफरेंस है, तो डिफरेंट हाइट्स होने से हम बहुत ज़्यादा एनर्जी बना सकते हैं। वैसे इस जगह पे कई सारे और भी ऐसे एरिया हैं जो काफ़ी हॉट हैं, और इस चीज़ के लिए जियोथर्मल एनर्जी बिठाने की बात करी गई। और इस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट भी अलॉट करा। 2021 और 22 के डेटा के अकॉर्डिंग 6000 करोड़ का बजट लद्दाख ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में बिठाया गया, जिसमें मल्टीपर्पज़ कंपनीज बैठेगी इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। 225 किलोमीटर तक का रोड भी कंस्ट्रक्ट होगा, जो सारे टाइप के वेदर झेल जाएगा, कराकोलम से लेके लेह तक। लद्दाख के मिल्क प्रोडक्शन को देखते हुए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बिठाई गई, जिससे कि रूरल एरियाज़ में यहाँ के मिल्क को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। हमने एज अ टूरिस्ट होके कई सारे लोगों को इकोनॉमिकली फ़ायदा दिया। यहाँ के रिसोर्सेज यूज करें तो यहाँ पे जॉब मिली, यहाँ पे एनवायरनमेंट बचा, यहाँ की कल्चर्स को हम लोगों ने फ़ायदा दिया। लद्दाख को इतनी अच्छे तरीके से पूरे दुनिया के सामने रखा, जो कई डिफरेंट टाइप के एस्पेक्ट्स के लिए
लद्दाख को जाना जाता है। और उसके बाद इतनी सारी कंपनियां और इतने सारे प्रोजेक्ट तो हैं ही जो लद्दाख के लोगों को एजुकेट करेगी, वहाँ पे बिजली पहुँचाएगी, वहाँ का एग्रीकल्चर बचेगा और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं लद्दाख के लोग फ़ायदे में ही रहेंगे। ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म और प्रॉफिट वॉर में इतने अंडर प्रेशर के बाद कंपनी वापस इस नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान रखेगी। मिनरल एक ऐसा रिसोर्सेज है जो एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर इसे बनने में कई समय लगते हैं। और लद्दाख गोल्ड, कोबाल्ट्स और अपने स्ट्रॉन्ग मार्बल्स के लिए जाना जाता है। इसमें एक बार रिसोर्सेस निकल जाने के बाद ये पूरी जलवायु पलट देगा। इस छोटे से चीज़ को समझने के लिए आप मुझे खुद उठा लो। मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पे कोल माइनिंग हुआ करती थी। वहाँ पे इतने बड़े लेवल पे ओपन पिट माइनिंग करी जाती है कि लोगों की हेल्थ ख़राब हो चुकी है, हमारा लाइफ टाइम शॉर्ट हो चुका है वहाँ के इन्वायरमेंट के चलतन। और एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पे रहने के लिए ना सही से पानी है, ना इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल पाती है। इसका पूरा नुकसान वहाँ के आम लोगों को उठाना पड़ता है। और जॉब के मामले में तो मैंने उस जगह को छोड़ के वापस दिल्ली आ गया 10,000 की नौकरी करने के लिए। ऐसे इस पॉइंट को हम क्लोज करते और अपने लद्दाख पे वापस आए। फिर जरा सोचो, लद्दाख की अभी तो बात हुई है, वहाँ के लोग अभी ही समझदार हैं। जो लद्दाख में जिनका घर है उनकी क्या हालात है। जब हमारे अपने घर में लड़ाई होता है भाई बहन के बीच तो हम अपने पापा की बात मानते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जो डिसीजन होता है वो ज़्यादा समझदार और ज़्यादा बेहतर होता है। जब किसी मोहल्ले, बस्ती या किसी धर्म के बीच में लड़ाई होती है तो हम अपने देश की सुनते हैं, क्योंकि हमारा देश ख़राब नहीं होना चाहिए। बशर्ते घर की लड़ाइयाँ तो होती रहती है, लेकिन फिर जब बात प्रकृति